दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन शीतकाल में कुछ लोगों के साथ बादशाह हवा सेवन के लिए नगर से बाहर निकला। वह घूमते दो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां एक पुराना जलकुंड जल से लबालब भरा हुआ था। उस कुंड पर आदमियों व जानवरों का समागम भी बहुत कम था। बादशाह ने अपना हाथ कुंड में डुबोया। उसका जी सन्न हो गया। उस मैदान के तालाब का जल हवा और उसके प्रभाव से अत्यधिक शीतल हो रहा था। बादशाह बड़ा रसिक और बहादुरों की कदर करने वाला था। अतएव अपने साथियों के परीक्षार्थ बोला, आप लोगों में कोई ऐसा भी वीर है जो इस जलकुंड में धंसकर एक पहर रात्रि तक खड़ा रहे। किसी को बादशाह के प्रश्न का उत्तर देने का साहस न हुआ। आखिरकार फिर बादशाह ने एक दूसरी घोषणा की। उसने कहा, जो कोई आज इस तालाब के जल में गले तक डूबकर रात्रि भर खड़ा रहेगा, उसको 50,000 रुपए बतौर पारितोषिक के दिए जाएंगे। फिर भी कोई मनुष्य उस जानलेवा देवा कर्तव्य के लिए उद्यत न हुआ। तब उसी गिरोह का एक ब्राह्मण जो वस्त्रा भाव के कारण अर्धनग्न हो रहा था, बढ़कर सबसे आगे आया। उसने अपने मन में सोचा, रोज रोज की यातना से एक दिन में ही कष्ट सहकर प्राण त्याग देना उत्तम है। मैं किसी दिन भर पेट अन्न खाकर नींद भर नहीं सोता, रात दिन गरीबी की आग में जला करता हूँ, तो क्यों न इसी बहाने प्राण त्याग दूं। यदि ईश्वर सहायक हुआ तब तो कहना ही क्या है। इस पुरस्कार से आजन्म सुखपूर्वक निर्वाह करूँगा। फिर बादशाह से अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है। यदि तू अपने कौल का सच्चा निकलेगा तो मैं तुझे 50,000 रुपयों के अतिरिक्त बहुत सा वस्त्राभूषण भी इनाम में दूंगा। तालाब के चारों तरफ बादशाह ने संतरियों का पहरा बैठा दिया। फिर वह दीन ब्राह्मण नंग धड़ंग होकर उस जल में बैठा और राम राम करके सारी रात बिता दी। जब सवेरा हुआ तो रुपए लेने की लालच से अपनी गीली धोती निचोड़ता हुआ गिरता पड़ता दरबार में हाजिर हुआ। साथ में वे सब पहरे के संतरी भी थे। बादशाह ने संतरियों से ब्राह्मण के सच्चे झूठे के निस्बत साक्षी ली। सबों ने एक स्वर से उसका सच्चा होना स्वीकार किया। बादशाह ने ब्राह्मण को रुपए देने की आज्ञा दी। मसल मशहूर है, तेली का तेल जले और मशालची को पीड़ा हो, परिश्रम किसने की और पुरस्कार कौन देगा, इसका ख्याल न कर कुछ कुटिल दरबारी जल गए और वे इस उपाय में लगे कि येन केन उपायन इसको यह द्रव्य न मिले। उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ कुटिल चुपके से उठकर एक संतरी से जा मिला और उसे उल्टी सीधी सिखाकर बादशाह के यह सन्मुख खड़ा किया। वह बोला, पृथ्वीनाथ, यह ब्राह्मण तो जल में कंडा हो गया होता, परंतु इसने एक चालाकी की थी जिससे जीता बच गया। सामने पहाड़ पर आग जल रही थी, यह उसों को देखता हुआ उसकी गर्मी के सहारे से खड़ा रह गया। बादशाह बोला, क्यों, क्या यह संतरी सच कह रहा है? इस पर एक दूसरे संतरी ने भी हामी भर दी। तब बादशाह उस ब्राह्मण से बोला, देखो, तुम अपने कौल पर नहीं रहे बल्कि अग्नि को देखकर रात बिताया है, अतएव तुमको पुरस्कार के रुपए नहीं दिए जाएंगे। उस उपस्थित मंडली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो उस दीन की सहायता करता। आखिरकार रोता बिलखता हुआ बीरबल के घर पहुंचा। उसका आद्योपांत समाचार सुनकर बीरबल ने उसे ढांढस दिया और उसे चुपचाप घर जाकर बैठने की सम्मति देकर विदा किया। दूसरे दिन जब बीरबल को दरबार जाने का समय हुआ तो एक नई तरकीब सोचकर निकाली। मार्ग में एक नदी का तट मिला, वहीं पर रुककर झटपट पड़ोस के गांव से एक बड़ा लंबा बांस मंगवाया और उसके सिरे पर एक काली हड़िया बांधकर उसमें पानी और थोड़ा दाल चावल छोड़कर बांस के तने को जमीन पर गाड़ दिया और उससे सटकर आग जलाना शुरू किया। जब दरबार के समय बादशाह अपनी सभा में आया तो बीरबल अनुपस्थित था। वह उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा।
जब इस प्रकार घंटों हो गया और बीरबल नहीं आया तो उसे चिंता हुई और तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए एक द्रुतगामी दूत को भेजा। बीरबल के घर पहुंचकर उस सिपाही को विदित हुआ कि बीरबल नदी तट पर किसी कार्यवश गया है। वह सीधे नदी तट की तरफ मुड़ा और वहां पहुंचकर बीरबल से बादशाह की आज्ञा सुनाकर बोला, आपको बादशाह शीघ्र बुला रहे हैं। बीरबल ने कहा, भाई थोड़ी सब्र कर, फिर चलता हूँ। सिपाही बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तू इतना भी नहीं समझता? मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। सिपाही बीरबल के चरित्रों से परिचित था, अतएव उसने उसमें कुछ रहस्य की बात समझकर हंसता हुआ चला गया। दरबार में पहुंचकर उसने बीरबल का सारा वृतांत कह सुनाया। बादशाह बीरबल से मिलने के लिए और भी उत्सुक हुआ। कुछ समय और प्रतीक्षा करने पर जब वह न आया तब उसे बुलाने के लिए एक दूसरे आदमी को भेजा। वह भी वही पहले सा सूखा उत्तर लेकर लौटा। बादशाह मिनट दो पर उसे बुलाने को आदमी भेजने लगा, परंतु बीरबल सबको यही एक उत्तर देकर लौटाता, भाई खिचड़ी पका रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह को बीरबल की बाट निहारते निहारते कई घंटे हो गए और दरबार का सारा काम इसी आवाजाही के कारण बंद रहा। बीरबल की ऐसी धृष्टता बादशाह को असह्य हो गई और वह क्रोध में परिणत होकर बोला, वाह, मुझे प्रतीक्षा करते करते कई घंटों का समय व्यतीत हो गया और अभी तक उसकी खिचड़ी न पकी। मैं स्वयं चलकर उसकी खिचड़ी देखता हूँ। बादशाह कुछ लोगों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गया जहाँ महाशय बीरबल की खिचड़ी पक रही थी। अजीब दृश्य था। ऊपर बांस के सिरे में बंधी हुई एक काली हाड़िया टंगी थी और वह नीचे घास सुलगाकर खिचड़ी पका रहा था। बादशाह बोला, बीरबल, यह तू क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, खिचड़ी पका रहा हूँ। बादशाह, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग घूमा हुआ है। भला आकाश में हड़िया टांगकर कहीं जमीन पर घास सुलगाने से खिचड़ी पक सकती है? बीरबल, गरीब परवर, जिस प्रकार एक कोस की दूरी से अग्नि की उष्णता देखकर ब्राह्मण जल में रात्रि समय जीवित रह सकता है, उसी प्रकार मेरी खिचड़ी भी थोड़ी देर में परिपक्व हो जाएगी। बादशाह बीरबल की इस दृष्टांत भरी खिचड़ों से प्रसन्न हो गया और बोला, बीरबल, अब मैं भली भांति समझ गया, तुम्हारा कहना सत्य है, अतएव दरबार में चलो। ब्राह्मण को शर्त के अनुसार इनाम दिया जाएगा। बीरबल तो केवल उतने ही के लिए नया नाटक तैयार किए हुए था। जब उसकी मंशा बर आई तो उठकर बादशाह के साथ दरबार को गया। बादशाह ने सिपाही भेजकर उस ब्राह्मण को बुलावाया और उसको अपनी घोषणा के अनुसार द्रव्य और वस्त्राभूषण देकर विदा किया। वह बीरबल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत को तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया, ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो, बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के लिए 6 मास का समय ले लिया। 6 मास के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे जो वास्तवकार कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रश्मि कपड़े में बांध दिया गया था, जैसे पाक कुरान हो। बादशाह का सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप इसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें। ठीक है, तभी देख लेंगे। पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हाँ सकता है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र भी हैं। जा कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो, बादशाह ने स्वीकृति दे दा।
बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गए और बेगम सबाल बादशाह सलामत एक ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है जिसके 5 पति होते हैं। आप भी अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता, बता देंगी तो लिख दूंगा अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है। ऐसे ग्रंथ को मैं आग लगा दूंगी। क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कुराता हुआ चला गया और बादशाह से बोला, जहां पनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उसके 5 पति कौन कौन से हैं, तो बताना तो दूर उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी। बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला हुई सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब वह 5 पतियों की बेगम बनेंगी, गृहयुद्ध कराएंगी तब। बस बीरबल, रहने दो। हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। और सचमुच बादशाह की सनक खत्म हो गई थी। सबसे उजली चीज। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना। एक दरबारी ने बताया, चमेली का फूल। बादशाह ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। अपने हिसाब से बादशाह ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। बीरबल शांत बैठे थे। वे किसी के बीच में नहीं बोले। जब कोई उनसे पूछता था, वे तभी बोलते थे। बादशाह ने बीरबल से भी यही प्रश्न किया, तुम अपनी राय प्रकट करो बीरबल। मेरे विचार से सबसे उजली चीज है दिन। कभी भी, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। एक रोज बीरबल ने उस कमरे में दूध का बर्तन रखवा दिया जहां बादशाह का पलंग था। वहां रुई भी रखवा दी, चूना भी डलवा दिया। लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है, जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। बादशाह के लिए फूल। अकबर बीरबल कहानी। अकबर बीरबल कहानी। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके दरबारी शाही बाग में टहल रहे थे। कितना सुंदर है। शाही कवि बादशाह का ध्यान एक झाड़ी पर लगे फूल की तरफ दिलाते हुए बोले, मनुष्य कभी भी इतनी सुंदर वस्तु नहीं बना सकता। मनुष्य कई बार इससे भी सुंदर वस्तु बना सकता है। बीरबल बोले, मैं विश्वास नहीं करता। बादशाह बोले, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो बीरबल।
कुछ दिन बाद बीरबल आगरा के एक कलाकार को अकबर के सामने लाया। उस व्यक्ति ने बादशाह को संगमरमर से बने हुए फूलों का गुच्छा भेंट किया। बादशाह ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। तभी एक छोटा बालक आया और बादशाह को गुलाब के फूलों का गुच्छा दिया। बादशाह ने उसका धन्यवाद किया और एक चांदी का सिक्का दिया। तो तराशी गई वस्तु असली वस्तु से अधिक सुंदर थी। बीरबल बोले और बादशाह ने महसूस किया कि वे फिर से एक दरबारी की चापलूसी में आ गए। शिक्षा, कला के काम की कीमत नहीं होती है। कोई भी कलाकृति असली वस्तु से सुंदर हो सकती है क्योंकि इससे वास्तविकता जीवित रहती है। इसलिए कलाकार की कला की प्रशंसा करनी चाहिए। हम बाग बगीचे तो बना सकते हैं, लेकिन एक कलाकार नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से बादशाह अकबर ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जाता था। उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला जुला था। बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बराबर वाले कमरे के आले में सेब रखा है, उसे ले जाओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने को हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ उसमें फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मारकर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़ा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर ही रहने लगे। कपड़े रंगकर साधुओं का भेष बना लिया और चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे हो लिए। बादशाह एक जंगली सुअर का पीछा करते करते रास्ता भूल गए। शाम होने जा रही थी, इसलिए बादशाह को हाजत हुई। वे एक तालाब के पास पाखाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा विकराल दैत्य बाल बिखेरे तथा आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर बादशाह भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। दैत्य ने कड़क कहा, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो। अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा, माफ किया। अब अत्याचार मत करना। तू अपने सिर पर मेरा जूता रखकर सीधा महल की ओर चला जा। जैसे तैसे बादशाह डरते हुए महल में आ गए और बड़ी उदारता के साथ दरबार का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे अपने मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुला भेजा। बीरबल जब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशलक्षेम पूछने के बाद बादशाह ने फिर वही बात कही, क्यों बीरबल, आले का सेब? दरबारी कुछ न समझ सके। तभी बीरबल बोले, और वह देव। यह सुनकर बादशाह लज्जित होकर चुप हो गए। उन्होंने फिर बीरबल को कभी नहीं चिढ़ाया। बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल की चालाकी मालूम हो गई थी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को साथ लेकर आई और बोली, हुजूर, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेशी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं।
इस पर वह औरत बोली, आलीज़ा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों से कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल पहले ही दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कितने रुपए के थे? करीब 5,000 रुपए के, उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेशी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेशी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। कुछ देर के पश्चात बीरबल उस परदेशी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस परदेशी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 रुपए दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई एक फरलांग ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसके सारे रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। परदेशी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी। जैसे ही वह परदेशी उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लिए औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई हूं। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे रुपया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मुझसे नहीं छीन पाया, औरत ने विजी भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जो आदमी तुझसे रुपया छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस परदेशी को बाइज्जत विदा किया। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में चल रहे थे। अकबर की आंखों में चंचलता थी और वह कुछ सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे महल में एक बहुत ही कीमती हीरा गुम हो गया है। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जब तक हम इसका सही कारण नहीं जानेंगे तब तक हम इसे समझ नहीं सकते। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा दिमाग तेज है, मुझे लगता है तुम इसे ढूंढ पाओगे। अकबर के आदेश पर बीरबल महल के हर कोने में गुम हुए हीरे की खोज में लग गए। बीरबल ने सबसे पहले महल के गार्ड से पूछा, क्या तुमने किसी अजनबी को महल में आते देखा?
गार्ड ने जवाब दिया, नहीं महाराज, आज सुबह तक सब कुछ सामान्य था। फिर बीरबल ने महल के कामकाजी कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर बीरबल महल के सबसे बड़े खजांची से मिलने गए। खजांची महल के सबसे भरोसेमंद और पुराने कर्मचारियों में से था। बीरबल ने खजांची से सीधे पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस गुम हुए हीरे का कोई हल मिलेगा? खजांची ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह सब बहुत अजीब लग रहा है। हमें खुद को और हमारी व्यवस्था को खंगालने की जरूरत है। बीरबल ने खजांची से और कुछ जानकारी प्राप्त की और फिर महल के बगीचे में गए, जहां हीरे के गुम होने का पहला शक था। बीरबल ने वहां कुछ समय बिताया और फिर अचानक एक पुरानी सी पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। उन्होंने देखा कि दीवार के पास कुछ मिट्टी हटाई गई थी। बीरबल ने खजांची से कहा, यहाँ क्या हो सकता है? खजांची थोड़ा घबराया और बोला, महाराज, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने दीवार की खोई हुई मिट्टी को धीरे से हटाया और पाया कि वहां एक छोटा सा छेद है। बीरबल ने छेद में हाथ डाला और एक चमचमाता हुआ हीरा बाहर निकाला। बीरबल मुस्कराए और खजांची से कहा, यह तुम्हारा किया धरा है खजांची। तुम्हारा लालच तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हुआ। खजांची चौंका और सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि बीरबल ने उसे पकड़ लिया था। अकबर को सब कुछ बताया गया और खजांची को महल से बाहर कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हीरा ढूंढा बल्कि तुम्हारी समझ और चतुराई ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी शिक्षा और न्यायप्रियता का नतीजा है। और इस तरह से बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से एक और जटिल मामले को सुलझा लिया और अकबर का विश्वास जीत लिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर और बीरबल की रहस्यमय पहेली। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के एक कोने में रखी बेशकीमती सोने की मूर्ति अचानक गायब हो गई। यह मूर्ति इतनी खास थी कि अकबर इसे अपने राज्य की सबसे अनमोल संपत्ति मानते थे। पूरा दरबार चौंक गया और हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह मूर्ति कहाँ गई। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस मूर्ति को ढूंढा जाए। जिसने भी इसे चुराया है वह बच नहीं सकता। जब कोई सुराग नहीं मिला तो अकबर को याद आया कि उनके दरबार में बीरबल जैसा चतुर मंत्री है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरी घटना बताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मूर्ति तो मिल जाएगी, पर थोड़ा समय दीजिए। मैं अपने तरीके से इसका पता लगाऊंगा। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के सारे नौकरों और सैनिकों को बुलाया। वह बड़ी ही गंभीरता से सबको देखने लगा। फिर उसने कहा, आज रात सभी लोग एक बड़े कमरे में इकट्ठा होंगे। मैं सबकी परीक्षा लूंगा। जो दोषी होगा वह अपनी हरकत खुद ही कबूल कर लेगा। बीरबल का अनोखा तरीका। रात को सब लोग बीरबल के बताए हुए कमरे में जमा हुए। बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाया और कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिसने मूर्ति चुराई है उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सब हैरानी से बीरबल की बात सुन रहे थे। बीरबल ने यह कहकर सबको जाने दिया। अगली सुबह का राज। अगली सुबह सब लोग फिर से उसी कमरे में इकट्ठा हुए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ियां देखनी शुरू की। आखिर में उसने एक आदमी को पकड़ लिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने चौंककर पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी।
लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। वह जादू सिर्फ चोर के डर के लिए था। चोर ने सोचा कि उसकी लकड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे लकड़ी का एक टुकड़ा काट दिया। इसी वजह से इसकी लकड़ी सबसे छोटी है। अकबर चोर की चालाकी पर हंसे और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। मूर्ति भी मिल गई और बीरबल फिर से साबित कर दिया कि उसके जैसा चतुर दरबारी कोई नहीं। नतीजा, उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को और ज्यादा मान देना शुरू कर दिया और दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी की चर्चा हर ओर होने लगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर अपनी सभा में बैठे हुए थे और अपने मंत्री, सैनिकों और दरबारियों से घिरे हुए थे। अचानक दरवाजे पर एक व्यापारी घबराया हुआ आकर खड़ा हुआ। सम्राट अकबर, मुझे न्याय चाहिए, व्यापारी ने चिल्लाते हुए कहा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ व्यापारी, क्यों घबराए हुए हो? व्यापारी बोला, सम्राट, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के थे जिन्हें मैंने एक व्यापारी से उधार लिया था। लेकिन वह व्यापारी अब मुझे कहता है कि उसने मुझे सिक्के कभी दिए ही नहीं। अब वह मेरे खिलाफ अदालत में झूठा मुकदमा दायर करने की धमकी दे रहा है। अकबर ने अपनी आंखों में शरारत का निशान दिखाया और कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे दरबार में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो, मुझे यह मामला जल्दी से सुलझाना है। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, आप चिंता न करें सम्राट, मुझे पता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। समाधान का तरीका। अगले दिन बीरबल ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों की बातों को सुनने के बाद मुझे एक सरल समाधान सुझाया है। हम दोनों को एक परीक्षण करना होगा। व्यापारी और व्यापारी का विरोधी दोनों सहमत हो गए। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को 2 बर्तन दिए जाएंगे, जिनमें से एक में पानी होगा और दूसरे में कुछ बर्फ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम दोनों इन बर्तनों को अपने अपने घर ले जाओ और इनमें से कौन सा बर्तन ज्यादा समय तक ठंडा रहेगा, यह बताओ। व्यापारी और उसके विरोधी को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने दोनों को अलग अलग बर्तनों में पानी और बर्फ दिया और कहा, अब तुम दोनों यह बर्तन अपने घर ले जाओ। कुछ दिन बाद व्यापारी और उसके विरोधी दोनों बीरबल के पास आए और अपनी बात बताने लगे। व्यापारी ने कहा, बीते कुछ दिन में बर्फ वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहा। विरोधी ने अपनी शिकायत करते हुए कहा, लेकिन मैं यही कह रहा था कि पानी वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब किसी वस्तु को ठीक से समझा नहीं जाता तो वह हमें गलत तरीका दिखा सकती है। इसलिए दोनों ही बर्तनों में ज्यादा ठंडक नहीं थी। तुम्हारे शब्दों का जो उपयोग था वही असली चीज थी। तुम दोनों एक ही चीज को देखकर अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। अकबर और बीरबल के पास एक हंसी का दौर आया और व्यापारी ने अपनी गलती मान ली। उसे समझ में आ गया कि झूठ से बचने के लिए सच्चाई को समझना चाहिए। कहानी से शिक्षा, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपनी सोच को साफ और सीधा रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मन कुछ बेचैन था और वह सोच रहे थे कि उनके दरबारियों और मंत्रीगण किस तरह से उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने सोचा, क्या यह सब लोग सच्चे दिल से मेरी सेवा करते हैं या फिर इनमें से कोई मुझसे झूठ बोलता है? अकबर ने अपनी चिंता बीरबल से साझा की। बीरबल, मुझे कुछ ऐसा चाहिए
जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरे मंत्री और दरबारी मुझसे सच्चे हैं या नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस बात का हल बहुत आसान है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। मुझे जानना है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी को बुलाया और उन्हें एक एक सुनहरी चूड़ी दी। बीरबल ने कहा, यह चूड़ी आपको अकबर महाराज से अपनी सच्ची निष्ठा साबित करने के लिए दी गई है। आपको इसे अपने घर लेकर जाना होगा और इसे सुरक्षित रखना होगा। यदि आप इसे खोते हैं या इसे बेचने की सोचते हैं तो आप अपनी निष्ठा खो देंगे। लेकिन अगर आप इसे संभाल कर रखते हैं तो आपकी निष्ठा की परीक्षा पास हो जाएगी। सभी मंत्री और दरबारी चूड़ियां लेकर अपने घर लौट गए। अगले दिन जब दरबार में सभी लोग पहुंचे तो बीरबल ने एक एक करके सभी से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा? सबसे पहले राजा महल के एक मंत्री सलीम से पूछा। सलीम ने कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बहुत सावधानी से अपने घर में रखा। बीरबल ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ शंका हुई। अब दूसरे मंत्री से पूछा गया, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा? मंत्री ने कहा, मैंने उसे बहुत ध्यान से अपने अलमारी में रख लिया था। बीरबल ने उसकी बात मानी, लेकिन उसकी भी शंका नहीं गई। फिर बीरबल ने राजा के सबसे प्रिय मंत्री हुमायूं से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी कहाँ रखी? हुमायूं ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बेच दिया। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और वह चुप हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हुमायूं ने जो किया वह सच्चाई का संकेत है। बाकी मंत्री अपनी बातों में झूठ बोल रहे थे, लेकिन हुमायूं ने अपनी गलती स्वीकार की। इसलिए उसकी निष्ठा में सच्चाई और ईमानदारी है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और हुमायूं को पुरस्कृत किया। बाकी मंत्री भी समझ गए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए। कहानी का संदेश, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपयुक्त स्थिति में इन विचारों पर कभी 2 ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी 2 बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरव न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह बात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती।
चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखाओ। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जावे, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब सक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार चंद्रिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई, नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार छाछार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई, इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।